दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप हाय भाई। दिलीप भाई। हाय हाय हाय। आज भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है और यही का मार्गदर्शन है। यही कारण है कि आज मैं अभी तक शराब नहीं पी और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। 20 जनवरी मेरा सोबराइटी डेट है। कल 21 तारीख थी, मैंने मेरा ग्रेटिट्यूड, मैंने आभार माना। और आज इधर बाबू भाई और विजय भाई के कॉल थे, बोले आप इधर में भी थोड़े अपने अनुभव कथन कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आज मेरा आभार मानने का दिन है डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, जिन्होंने एक अलौकिक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, एक अलौकिक संगठन और विश्वव्यापी बनाया। 187 देश के ऊपर और 87 साल पूरे, ऐसी वैश्विक लेवल की ये संगठन जिन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाया, उनका मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। साथ ही साथ दोस्तों मेरे स्पॉन्सर, उनका भी बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार और फेलोशिप का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी विश्वास भाई ने एक बात बोली थी, अभी उन्होंने कुछ लोगों ने अभी मुझे हौसला अफजाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया और बेस्ट विशेष किया। उसमें विश्वास भाई ने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि भाई मेरे सोसाइटी में मेरा परिवार का और फैमिली का और फेलोशिप का होना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात बोले उन्होंने। दोस्तों मेरी जर्नी ऐसी रही है, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, संक्षिप्त में। बड़ी सुंदर जिंदगी थी शुरुआती दौर में। शराब वगैरह जवानी में बहुत ही रेयर इज द रेस केस में आती थी, कभी कभार, यानी अच्छा सारी चीजें होने के बाद में। और उसका बात का जो सिलसिला जो चालू हो गया, तो अभी जो पागलपन की बात की एक भाई ने कि पागल होने को ही मैं बच गया था, ये मेरे साथ में ये हो चुका था। पर यही बात थी कि मैं मान नहीं रहा था। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई मैं एक ताड़ोबा नेशनल पार्क के जंगल से इधर नागपुर में आया हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। और फिर 10वीं और 12वीं की एग्जाम की छुट्टियां लग गई कि मैं बोरधरण में जाके शिविर करता था, यानी 16 साल में 18 साल में। और उसके अब जो मेरी आगे की भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ने लगा, तो फिर भी मैं वही एक आध्यात्मिक धार्मिक और अच्छे लोगों में रहना, अच्छी मेडिटेशन ध्यान में, ऐसा मेरा सिलसिला चालू हो गया। तो जवानी में वही मैं जिस लाइब्रेरी में कंपटीशन की पढ़ाई करता था, साल में कोई किसी को नौकरी लगती थी, उस दौरान कभी कभार उनके साथ में बियर पीता था, साल में किसी को नौकरी लगने के बाद में। 2003 में शादी हो गई दोस्तों, और 2004 में मैं ऑर्डर सेक्रेटरी भद्रावती काम के सिलसिले में गया। वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में बैठना, और वही फिर बियर में पानी, फिर विस्की, और ये ऐसा एक झंझावात चालू हो गया। 8-10 साल कंट्रोलिंग शराब पिया मैंने। और उसके बाद में दोस्तों वो शाम का मामला नहीं रहा, ना ही दोपहर का मामला रहा। सीधी पैटिया 2 बजे और 3 बजे मुझे शराब लगती थी, मतलब खाना वगैरह मेरा नहीं के बराबर हो गया, केवल मुझे शराब ही लगती थी। नेचुरली परेशानियां बढ़ने लगी, घर में तनातनी बढ़ने लगी, समाज में इज्जत जा रही है, काम धंधे जा रहे हैं, उसके तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं। यानी 2013 से लेकर 2016 तक का जो मेरा शराबियत थी, इतनी खतरनाक थी कि जिसकी कोई हद नहीं। इसके लिए सारे प्रयास मेरे फैमिली में कर चुके थे, कहीं ना कहीं इसकी रही शराब बंद हो जाए। तो शहर के डॉक्टर्स के पास में लेके जाते थे, वहाँ शराब रुकने का नाम नहीं। एक माइनर ऑपरेशन हुआ था मेरा पेट का, डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे कि अभी
ये शराब की वजह से बोले तुम्हारे बॉडी पेट के अंदर में ऐसा ऐसा जख्म हुआ है और वो जख्म को हमने बाहर किया है। अभी तुम बोले दारू नहीं पियोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम मर जाओगे। दोस्तों मैं टाके खोलने के लिए गया 7वें दिन, 10-12 टाके लगे थे पेट में। डॉक्टर ने समझाने के बाद में भी मैं शराब नहीं पी, शराब ही पिया। आगे गया, आगे जो भी बियर बार मुझे दिखा वहां घुस गया और मैं शराब पिया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे वर्तनूक में और मेरे बिहेवियर में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में बदलाव आने लगे। ये बदलाव मुझे नहीं दिखते थे, मेरे वाला आवाज सभी लोगों को दिखते थे। तो मुझे पागल खाने में डाल दिया। यानी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर इंसान होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहाना नहीं, ब्रश नहीं करना, काम धंधे पे ध्यान नहीं है, बच्चों की तरफ में ध्यान नहीं है, अपने ही धुन में, अपने ही घोनाटे में रहना, अपने ही जुनून में पागल के समान। तो मुझे वहां पे डाला गया। उमरे रोड पे नागपुर में आस्था हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर पवन, वो डायरेक्टर है, साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने मुझे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक दिया। मैं वहां से छूटने के बाद हॉस्पिटल से मेरे मिसेस ने बताया कि तुमको मेरे सामने इलेक्ट्रिकल के शॉक दिए जा रहे थे, और मुझे पूरा बेहोश कर दिया था उन्होंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वहां से कुछ दिन के बाद में निकलने के बाद फिर भी दारू बंद नहीं हुई। उसके बाद आखिरी में ऐसा हो गया कि रिहाब सेंटर, व्यसन मुक्ति केंद्र, वहाँ 100 दिन रहा मैं। वहाँ 100 दिन रहने के बाद में भी मुझे वहाँ बताया गया था कि भाई तुम जिस लोकेशन में, एरिया में रहते हो, उधर में अल्कोहलिक एनएस की मीटिंग है, आप मीटिंग करो। दोस्तों मैं 100 दिन के बाद में घर में आया। घर में आने के बाद में पता किया, और पता करने के बाद में दिखावा करने लगा, मिसेस को लेके जाना चालू कर दिया साथ में। फिर 1-1.5 महीने के बाद में ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई आंसर नहीं लिया था, और कोई किसी के खास नंबर वगैरह नहीं थे। तो धीरे धीरे मेरी मीटिंग कम हो गई और मैं फिर मीटिंग से गायब हो गया। गायब होने के बाद में इतनी खतरनाक 1 साल मेरी जिंदगी की तबाही हो गई और बर्बादी हो गई, और सब कुछ चला गया। 1 साल तक, 1 साल तक मैं पूरा बाहर ही बाहर। उसी रात को मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया। एक छोटा लड़का तीसरी चौथी क्लास में था, और लड़की 7वीं 8वीं क्लास में थी। 12 साढ़े 12 बजे रात को वो तो मुझे छोड़ के जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में जो मेरे हाथ में कपड़े काटने का जो उनके जो साड़ियाँ और ड्रेसेस काटा मैंने, वो जो औजार था, वो औजार देख कर ही वो भाग गए, और वो कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। मेरा मकान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामने मैंने लिया था दत्तवाड़ी में। मिसेस को दिखाया था मैंने, मेरे भाई को दिखाया था। रहने के लिए नहीं गया मैं, उसके पहले बेच मारा। जिस घर में रहता था उस घर से मेरा परिवार रात को निकल गया था, और बोल के गया था मेरी मिसेस कि भाई बंगले में काम करूंगी, किसी के बर्तन भांडे साफ करूंगी, और तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, बच्चे का मैं देख लूंगी। तो मुझे भी मकान नहीं था, वो घर मालक बोले तुम खाली कर लो। ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोगों को, या ऐसे बेवड़े लोगों को मैं घर में नहीं रह सकता। सामान सुमान जो था फेंक फाक कर दिया उसने। और दोस्तों फिर भाई के पास में गया, भाई ने दरवाजा लगा दिया। बहन के पास में गया, बहन ने दरवाजा लगा दिया। बोले पागल इंसान की जरूरत नहीं, आना नहीं बोली इधर में। दोस्तों वो रहना किधर क्या किधर, बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम था। एक भाई रहता है मेरा, सबसे बड़ा भाई, 2-3 दिन रहा वहाँ पे। उसने जो मेरे पास में कुछ नीचे डालने के लिए कपड़े थे, मैं रोड पे सोता था, उसका घर के सामने रोड पे सोता था। उसको लगा कि ये साला जाएगा नहीं ऐसा। वो ठंडी के दिन थे, जो नीचे में कुछ कपड़े डालता था मैं सोने के लिए और ओढ़ने के लिए, वो उसने जला दिया। वो जलाने के बाद में उसको लगा कि इससे झगड़ा करना बेकार है, क्योंकि मैंने, वो भाई तो मैंने मारा था शराबखोरी में। मेरे से सबसे बड़ा भाई है, 3 भाई है, उसमें सबसे बड़ा भाई है, उसको मैंने मारा था।
तो उसने वो कपड़े मेरे ओढ़ने के और बिछाने के जला ही डाला। और वो ठंडी के दिन थे, कैसा करना क्या करना, मैं घाटों का सहारा लिया, बर्निंग घाटों का जो लोगों को जलाया जाता है। वहां पे मैंने 6-7 महीने निकाल लिया। अब ऐसे लगने लगा कि अभी कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। चारों तरफ देखता हूँ तो घना कोहरा अंधेरा है और बचा कुछ भी नहीं था। मेरी चीज बोलने वाली कोई बची नहीं थी। मतलब पूरी तरह सुनामी आ गई थी मेरी जिंदगी में। करना क्या है फिर, पता नहीं कैसे क्या। 20 जनवरी 2017, उसके 3-4 दिन पहले से मैंने कुछ प्लान किया था कि अभी आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस। मेरा जो स्टेटस था, मेरा जो लेवल था, मेरा जो अस्तित्व था, मेरा जो प्रेस्टीज था, सब कुछ मिट गया था। एक अच्छा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लेवल पर काम करने वाला, शहर में एक अच्छा नेशनलाइज पार्टी में पद पे काम करने वाला एक नाम था मेरा। भारत सरकार के नामचीन विभागों में काम करने वाला आदमी था मैं। डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल, यहाँ काम करने वाला इंसान में आखिर का पड़ाव ऐसा आ गया कि मैं भीख मांगने लगा। आज से 15 साल पहले लाखों रुपए महीने का कमाने वाला इंसान 10 और 5 रुपए के लिए भीख मांगने रहा हूँ। ये शराब ने किया। एक ऐसा हादसा हो गया, फुटपाथ में रोड पे सोने वाले लोग हैं, उनके संपर्क में आ गया। उसने मेरे घर के सामने की एक गाड़ी चोरी किया, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया। 5 दिन जेल में रहा। ये शराब कर रही थी, लेकिन वो पागलपन इतना सवार था, इतना जुनून था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों, अभी कुछ नहीं करना है, अभी एक मरना है। आई कमिट टू सुसाइड, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। अभी अपना कुछ होने वाला नहीं है। मिसेस ने बोल दिया मुझे रहना नहीं है, डाइवर्स चाहिए। भाई ने बोला तू आज मर, मैं तेरा कल तेरा तीसरा दिन करता हूँ। बहन बोलती है कि पागल आदमी ने मेरे घर में नहीं आना चाहिए। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई वहीं पे। अब मुझे लगा कि अभी 20 तारीख को अभी महीना मरना चाहिए। 3-4 दिन से थॉट्स आने चालू हो गए। पूरा एक पागल पूरी तरह, मतलब ऑलरेडी मैं अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर डॉक्टर पवन ने घोषित कर दिया था। मान्यता प्राप्त पागल, ऐसी धारणा, ऐसी मेरी मानसिकता, ऐसी सोच और ऐसे विचार मेरे बन चुके थे, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। चारों तरफ धुंधला धुंधला सा, घना कोहरा अंधेरा। इतने महीनों से नहाए नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, ब्रश नहीं, 7-8 महीने घाटों पे। और दोस्तों, ये ऐसा लगा कि लगने लगा कि अभी जो मेरा एक बड़ा भाई है, सेकंड नंबर का, उसने मेरा परवरिश किया है, उसने पढ़ाया लिखा है मुझे, मेरा एजुकेशन करवाया उसने, मेरी मेडिसिन किया, मेरे बुक्स के लिए उसने मदद किया। तो उसकी माफी मांगू। 20 जनवरी 2017 आई, सुबह गया मैं, माफी मांगने के लिए गया था मैं। उसने गेट आउट बोल दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। पागल इंसान के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। दोस्तों, मैं बैरंग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एक मेंबर 1 साल से सोबर था, उसने मुझे देखा था, मेरा स्टेटस, मेरा लेवल, मेरे काम धंधे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। 15 साल वो एक ही बस्ती में, मैं भी 15 साल एक ही बस्ती में। वो मुझे बोलता है, अचानक वो 2-3 साल के बाद में मेरे भाई को मिलने आए। अरे बोले दिलीप, तेरी अवस्था क्या हो गई? बोले क्यों ऐसी अवस्था में? बोले तू साला तेरे कपड़े की ऐसी बदबू आ रही है। मतलब 6-7 महीने से घाटों में रहा, क्या अवस्था होगी? आई डोंट एज्यूम। कल्पना करने से कठिन काम। वो मुझे बोलता है कि क्या दारू छोड़ने की इच्छा है तेरी? मैं बोला पागल इंसान, तो क्या बकवास कर रहा है? सारी चीजें हो चुकी है। नामी डॉक्टर्स फेल हो गए, सेक्रेटरी के लॉकअप में रखा था, रिहैब सेंटर में रखा था। अब तो क्या बता रहा है मेरे को, दारू छोड़ने की इच्छा है? उसने ऐसा बोला। और एक बात बोला कि नागपुर का पायनियर ग्रुप, मदर ग्रुप, आज 20 जनवरी है, 2 दिन का रिट्रीट है बोले।
तो तुम चलो बोले, 250 या 300 रुपये फी है बोले। मैं बोला कितने महीने से मेरे पास में काम नहीं, धंधे नहीं, तम्बाकू और सुपारी खाने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं, नाश्ता चाय के लिए पैसे नहीं, तुम 250 रुपये की बात कर रहे हो। तो बोले तुम तैयारी करो। मतलब क्या तैयारी करना, कुछ नहीं बचा है, बस मैं एक चलती फिरती लाश हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। घाटों में रहना है, क्या करना है, क्या तैयारी करना है, कोई तैयारी नहीं, तुम चलो बोले। दोस्तों वहां गया मैं 2 दिन। पहला दिन बड़ा खतरनाक, 20 जनवरी, पायनियर ग्रुप रिट्रीट ले रहे, कौन चेयरमैन है कौन शेयरर है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। दूसरा दिन निकला, मैं सुबह भागने के चक्कर में था, मेरे साथ में और एक जन था, वही मेंबर ने लेके आया था। बोले यार दिलीप, बोले अपना इधर जम नहीं रहा, बोले वो विड्रॉल्स खतरनाक थे मेरे और वो क्रेविंग्स खतरनाक थी। सुबह 9 बजे हम भागने के चक्कर में थे, लेकिन किसी मेंबर का ध्यान गया, अरे बोले वो 2 मेंबर आज का पहला दिन है बोले, और कहाँ जा रहे हैं बोले, उसको जरा पकड़ो बोले। तो हमको दोनों को लाया, और फिर वो 21 जनवरी दूसरा दिन 3 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया, और मटन का खाना था। मटन के निवाले अंदर नहीं जा रहे थे, वोमिटिंग हो रही थी। कुछ मेंबर बड़े समझदार थे, ओल्ड टाइमर, कोई नमक का पानी करके दे रहे थे, कोई शक्कर का पानी करके दे रहे थे, और मेरा शरीर पूरा कांप रहा था, बॉडी से पूरा पानी निकल रहा था, जबकि वो यही महीना जनवरी महीना, ठंडी बहुत खतरनाक थी उस समय, और बॉडी से कंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था बॉडी में, और पानी इधर उधर से निकलना चालू। दोस्तों 3 बजे जब निकलने की बात आई, 4 बजे निकलने की बात आई, तो जाना कहाँ, ये मेरे सामने सवाल था। 2 दिन का प्रोग्राम तो किया, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही बोला, पूरी मानसिकता पूरी मेरी, मतलब कल जो मेरी थी खोपड़ी ने काम करना बंद कर दिया था, धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। तो बाहर निकला और एक मेंबर बोलता है मुझे, अभी कहाँ जाओगे तुम। मैंने मजाक में बोल दिया, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते ही जाना है, बस चलते ही जाना। बोले मेरा टेरिस खाली है, कुछ दिन निकाल सकते हो बोले तुम यहाँ पे। बोला चलो ठीक है यार, टेरिस मिल गया। दरवाजे खिड़कियां नहीं टेरिस को, दिसंबर महीना, ओढ़ने के लिए कुछ दिया उसने, आंख पे लेने के लिए कुछ दिया। तब तो 4-5 दिन मेरे निकल गए। निकलने के बाद में आप लोगों ने बोला कि तुम आते रहो, हमारा अच्छा हो गया, आपका भी अच्छा होगा। मैं चालू हो गया। नागपुर में अच्छा है कि 3 टाइम मीटिंग है, सुबह है, दोपहर है, शाम है। तो आपने मुझे एक प्रोग्राम दिया कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करो, उसके बाद में दरवाजे खुले हैं दारू के, शराब के, ठेके के। 90 दिन में मैंने 250 के ऊपर मीटिंग्स कर लिया। परिवार नहीं था, काम धंधे नहीं थे, खाने के बड़े वांदे, चाय पानी के बड़े वांदे, काम ही नहीं था। तो दोपहर में तालाब में जो चाय पानी मिलता था, बिस्किट पानी में, तो कभी बिस्किट चाय में, ऐसा चालू हो गया जर्नी। और यही फैमिली समझने लगा मैं, क्योंकि मेरा परिवार नहीं था मेरे साथ। धीरे धीरे दोस्तों फिर आगे बढ़ने लगा, 3 महीने हो गए। शेषराज भाई यहाँ पे जुड़े, उनका सहारा मिला मुझे, इनके संपर्क में आया मैं। तो मेरी जो मानसिकता विकृत थी, पूरी तरह भ्रमित और पूरा पागलपन, इनसे चर्चा करने लगा। इन्होंने अच्छा डायग्नोसिस किया और रेमेडी, अच्छा उपाय किया। तुम आते रहो बोले, सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ऐसी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इल्यूजन, ऐसी पागलपन था मेरे अंदर में, पर केवल मैं शरीर से ही आता था। तो नेचुरल, एक दो मेंबर भी बोलते थे, बोले 3 महीने होने के बाद भी, बोले साला तुम नेचुरल हंसी नहीं दिख रही बोले तुम्हारे चेहरे पे, जबरदस्ती की हंसी दिख रही। उनको क्या बताओ कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। ऐसा आलम मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। मैंने पहले बोला, मैं बहुत अच्छी जगह काम करने वाला इंसान था, और ये साली इतनी खतरनाक लाइफ की कैलेमिटीज, जिंदगी की आपाधापी होंगी, तबाही होंगी, बर्बादी होंगी, ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था। और सब कुछ मेरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और मैं रास्ते पे भीख मांगूंगा। दोस्तों धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ने लगी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम मिलने लगा, और एक विश्वास और श्रद्धा बढ़ने लगी इस प्रोग्राम के माध्यम से।
होल टाइमर बताने लगे, स्पॉन्सर बताने लगा कि वही परिवार गया तो आ सकता है, काम धंधे गए तो आ सकते हैं, तुम बोले मीटिंग करते रहो। दोस्तों बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में इसमें चलने लगा। 8 महीने हो गए थे, 8वें मैं जनवरी महीने में, अगस्त महीने में भर बारिश में मेरी मिसेस मुझे छाता लेके मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए दिखी, जबकि वो मॉर्निंग वॉकिंग का टाइम नहीं था। पर उसको मैसेज जा रहा था मेरे बच्चों के माध्यम से कि अभी मेरे बच्चे बताते थे कि पापा शायद आजकल दारू नहीं पी रहे, जब भी हम मिलते तो बड़े अच्छे पेश आते हैं। तो 8वां महीना था, उसके हाथ में छतरी थी, रानी दुर्गावती चौक से ब्रिज है इतवारा के लिए जाता है, मेरा रोड वही था। एक काम मिला था मुझे, वो काम के लिए मैं सुबह मीटिंग करने के बाद में 8:30-9 बजे वही रोड से जाता था। तो वहां मिली वो और मेरे से बात किया, मैंने चाय पी लिया उसको। मुझे लगा अभी मेरा पैचअप हो गया, पर पैचअप हुआ नहीं। वो तालाब में आई, तालाब में आने के बाद में वहाँ पे सुशील गुरु जी वहाँ पे मीटिंग लेते, उनको पूछा उसने, अभी मैं मानू बोले कि अभी इनकी दारू बंद हो गई। उन्होंने बोला आज की गारंटी देता हूँ मैं, कल की नहीं, लेकिन मीटिंग में रहेगा तो दारू बंद हो सकती है। फिर वो आई नहीं, क्योंकि मेरे बिहेवियर में चेंजेस नहीं था, मेरे टोनिंग में चेंजेस नहीं था, मेरे वागणुक में उतना कोई खास बदलाव नहीं था। वही रिसेंटमेंट, वही खुन्नस और वही ईगो, वही मेरा चिड़चिड़ापन, डिस्कम्प्लेन, ये सारी चीजें थी मेरे अंदर में। 11 महीने हो गए, 11 महीने के बाद में पैचअप हुआ और एक पहला मेडल लिया मैंने। पहले मेडल के बाद में ग्रुप ने चेयरमैन बनाया, और चेयरमैन बनाने के बाद में धीरे धीरे दोस्तों सर्विस में आया। कुछ लोग बड़े अच्छे से सर्विस करते दिखते थे, उम्र नहीं देखते थे अपनी, टाइम नहीं देखते थे अपना, धूप नहीं देखते थे, छाव नहीं देखते थे। मैं उनके साथ में मेरे को भी अपने साथ में लेके जाना चालू कर दिया, मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो मैं बोला ये दुनिया थोड़ी अलग दिख रही है मुझे, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वो दुनिया कुछ अलग थी। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम एक मुर्दे में जान फूकने का मादा रखता है। ये बात मुझे धीरे धीरे आइडेंटिफाइड हो गई। एक पागल इंसान होश में आ रहा है, पूरी तरह मेंटल डिस्ट्रैक्ट, पूरी तरह क्रैक मेंटेलिटी, वो आदमी धीरे धीरे एक उसके जिंदगी में बदलाव की दिशा में जाने का ये प्रोग्राम मिला। इसलिए मैंने बोला कि मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनएस के प्रोग्राम के साथ साथ 12 का दम में। दोस्तों ये झंझावात चालू हो गया। बच्ची, मेरा 1 साल हो गया था, बच्ची 10वीं में थी। कभी सोचा नहीं था कि लड़की 10वीं पास भी होंगी, क्योंकि मेरे कांड ही वैसे थे, मेरे कर्मकांड ही वैसे थे। नाहक उसको पिटना, बच्चे को कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कारण नहीं, औरत को पिटना, इतने घाव अभी भी भरे नहीं है। कल ही मैंने बर्थडे किया, आज मेरा ग्रेटिट्यूड है, शब्दों में बयान करने का प्रोग्राम नहीं दोस्तों, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन आप लोगों ने समझाया। 5वां बर्थडे किया कल मैंने, मेरा परिवार पांच, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, मतलब ढाल के समान मेरे साथ में खड़े। लड़की 10वीं में थी, मुझे लगा कि ये लड़की थर्ड क्लास में भी पास होंगी कि नहीं, क्योंकि वातावरण ही वैसे मैंने कलुषित कर दिया था। वातावरण ही मैंने ऐसा खतरनाक कर दिया था कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, लड़की का रिजल्ट आया, मेरी रिकवरी के साथ साथ मेरे परिवार की भी रिकवरी चालू हो गई। लड़की ने 91 पॉइंट समथिंग मार्क लिया, पेपर में नाम आ गया। लास्ट ईयर 12वीं में एग्जाम हुई, वही रैंक उसने बरकरार रखा, अबाव मेरिट आ गई। ये सारी चीजें मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये ऐसा मेरे साथ में, मेरे फैमिली का भी, मेरे बच्चों में भी कोई रिकवरी या कोई डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट या कोई ग्रो हो सकता है। लेकिन बिल्कुल सही बात बोले सर आपने कि मेरे रिकवरी के साथ साथ मेरे परिवार की भी रिकवरी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम और फैमिली आफ्टरवर्ड्स, बोलने से नहीं होगा। इसलिए ग्रेटिट्यूड इन एक्शन होना चाहिए। दोस्तों मैं सर्विस में आया,
अभी 6 महीने पहले, 4-5 महीने पहले नागपुर इंटरव्यू 3 में सर्विस कमेटी में आया, चेयरमैन बना दिया। मैं एक बात कल मेरे बर्थडे में बोला था, यहाँ पे चंद्रपुर के नंद कुमार भाई जुड़े, वो भी चंद्रपुर के चेयरमैन है सेंट्रल ग्रुप के। कल 9 बजे मुझे फोन आया एक नागपुर के मेंबर का, नवजीवन ग्रुप से। ये मेरे लिए बड़ी हिला देने वाली बात है, मैं हिल गया थोड़ी देर के लिए। उसने बोला मुझे, वो मेंबर ने, काफी अच्छा सर्विस में है वो भी, अच्छी खासी रिकवरी है उसकी। दिलीप भाई बोले, मैं मेरे रिश्तेदार को अगर बोला, बोले कि भाई 25 किलोमीटर जाना है, फलाना काम है, करके आ जा, वो नहीं करेंगे बोले। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है और मुझे जो फोन आ रहे, बोले नागपुर से 170 और 175 किलोमीटर दूर से, बोले 1, 2, 4, 5 लोग नहीं, कम से कम 20 से 25 लोग आ रहे, बोले तुम्हारे ग्रेटिट्यूड में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कौन था और मैं आज कौन हूँ। 170 किलोमीटर पल्लर से आए, चंद्रपुर है, वनी है, वरोरा है, इधर गोंदिया से लोग आए थे। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि सही में किसी को अगर मैं काम बताऊं 10 मिनट का, आधे घंटे का, तो साला बोलता था यार पागल आदमी का कौन काम सुनेगा। क्या किया मैंने? कोई उपकार नहीं किया। क्या किया मैंने? कोई परिश्रम नहीं किया। क्या किया मैंने? कोई पराक्रम नहीं किया। केवल आप लोगों की बात को माना। पहले नहीं मानता था मैं किसी बाप की बात। इस प्रोग्राम में आया, केवल आपको मानने लगा और सरेंडर हो गया। आपने समझा दिया मेरे को कि भाई बीमारी डिस्परेट है, असहाय, असाध्य और क्रॉनिक है, और जिसका उपाय रासायनिक नहीं है। ये आप सब लोगों ने मुझे समझाया। ये लोग यहाँ से कल 20 से 25 लोग आए, कहाँ बल्लभ शाह, कहाँ चंद्रपुर, कहाँ वनी, कहाँ वरोरा और कहाँ गोंदिया। ये मेरे लिए, मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि ये ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। केवल ग्रेटिट्यूड एक नॉर्मल इंसान का, मेरी कोई खास विशेष उनसे कोई भाईचारा नहीं है, या मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। ये कैसा चमत्कारिक प्रोग्राम है। क्या रिलेशनशिप्स है मेरी उनके साथ में, क्या लेना देना है मेरे साथ में? कुछ नहीं। मेरे उधर में कुछ साइट्स है, और शाम हो गई कि मैं मीटिंग में जाता हूँ उधर में, उस एरिया में। जब भी मैं जाता हूँ, महीने में, हफ्ते में, 4 दिन में, तो मैं मीटिंग में जाता हूँ। बस इतना काम करता हूँ। दूसरा कोई नया काम नहीं करता मैं। नया कोई करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने समझा दिया। 20 से 25 मेंबर, 170, 150, 160 किलोमीटर से आए, और पैटिया पैटिया अपने घर में पहुंचे। सुबह मुझे फोन आया। ये कहाँ से मिला? ये केवल और केवल अल्कोहलिक एनेस्थेटिक देने और आप लोगों के विचार से, दूसरा कुछ नहीं। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी औकात भी नहीं है। कल मेरी मिसेज मुझे बोल रही थी, जब हम लोग घर में आए 12 बजे, बोले 4 बर्थडे हो गए बोले तुम्हारे, ये पांचवा कुछ अलग ही दिखा बोले मेरे को, कुछ अलग ही दिखा बोले। कुछ लोग मिले मेरी मिसेज को, तुम इसका दिलीप की पत्नी, आप ही है क्या दिलीप की मिसेज? कैसा लगा होगा उसको? ये कसाई आदमी, एक प्रकार का हिंसक, एक प्रकार का विध्वंसक इंसान। मैं विध्वंसक था ना। रात के 12 बजे औरत को मार रहा हूं मैं, उसके पूरे कपड़े काट रहा हूं मैं, उसी रात को भाग रहे। सही में मैं अच्छा इंसान था क्या? इसलिए मैंने बोला विध्वंसक और विद्रोही। ये शराब ने बनाया था, लेकिन मैं मान नहीं रहा। तो क्या मैं ऐसा था? ये सवाल आज मेरे सामने आता है। मैं पहले ही बताया, मैं एक अच्छा एजुकेशन में था। मैं चंद्रपुर जिले से जब 7वीं की एग्जाम पास किया, स्कॉलरशिप लिया, तिमूर तालुका से फर्स्ट आया मैं, वहां से स्कॉलरशिप लिया, पूरे तालुका से नंबर 1, और नागपुर में पढ़ने के लिए आया। उसके बाद में मेरा आगे का भी एजुकेशन अच्छा रहा, और दारू ने पूरा मट्टी फलित कर दिया। मैं एक कसाई, विद्रोही और विध्वंसक बन गया, और मैं अच्छा इंसान था। इसीलिए क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबिलियन इन एग्जिस्टेंस। रचनात्मकता अस्तित्व में ये सबसे बड़ा विद्रोह और विध्वंसक है जो मेरे साथ में हुआ। मैंने किया ही सारी चीजें। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मेरे अंदर में थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी। मैंने पहले बोला, बड़ा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, मेडिटेशन करने के लिए बौद्ध धर्म में जाता था। 2 महीने, 1.5 महीना, महीना वहीं पर रहता था। नागलोक में जाता था, नागपुर में। मतलब
एक अच्छी शुरुआत थी मेरी, लेकिन दारू ने पूरी मुझे एक विध्वंसक, कसाई और विद्रोही, कोई काम का नहीं ऐसा आदमी बना दिया था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की केवल बात को मानना, अनकंडीशनल। वहां अपनी अक्ल और होशियारी आप लोगों ने समझा दी थी कि अक्ल होशियारी नहीं लगा रहे, तो नहीं लगाया मैंने। जस्ट प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड, और कोई रिएक्ट नहीं करना। शुरू में ऐसा दौर था मेरा, तालाब में वो सुशील भाई बैठते हैं, उनके साथ में मेरी झड़प होती थी। शेषराज भाई अभी यही यहाँ पे, उनके साथ में भी मेरी कोई मुद्दे पर झड़प होती थी, पर पर्सनल नहीं होती थी, तात्विक लेवल पर होती थी। और बाद में मैं समझता था, वो समझाते थे, क्योंकि स्टेप्स नहीं मालूम, ट्रेडिशंस नहीं मालूम, कंसेप्ट नहीं मालूम, प्रिंसिपल्स नहीं मालूम, प्रॉमिसेस नहीं मालूम, कुछ भी बकवास करते जा रहा हूँ। चार्टर्ड एंड बाइलर्स क्या नहीं मालूम, सर्विस मैनुअल क्या है नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें होती थी शुरू शुरू में, और बाद में फिर समझा देती। तो इस टाइप की ये मेरी मेंटेलिटी, ये दारू ने किया था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। इसके चलते दोस्तों, ये कारवां फिर आगे बढ़ने लगा। पूरी तरह हर चीजों में अस्त व्यस्त था। केवल शराब के बारे में एक ही अस्त व्यस्तता नहीं थी मेरी, बहुत सारी मेरी मेंटल वेलबींग थी, मानसिक हलचल थी मेरी, मेरी फिजिकल वेलबींग थी, शारीरिक हलचल थी, मेरी इमोशनल वेलबींग थी, मेरी भावनिक हलचल थी, और मेरी स्पिरिचुअल वेलबींग थी, आध्यात्मिक हलचल। धीरे धीरे इसके ऊपर में आप लोगों से और स्पॉन्सर से टाइम टू टाइम गाइड लेते रहा, गाइडेंस लेते, आज भी लेना है, जीवन भर लेना है मुझे। तो ये सारी चीजें मैं करते आया, और अपने आप को थोड़ा सा अक्कल, होशियारी, शानपन, दृढ़ शानपन, मैं कौन हूँ, क्या हूँ वगैरह, इस चक्कर में नहीं गया, क्योंकि मैं खतरनाक मार खा के आया। मैंने पहले बोला, 1.5 से 2.25 महीना मीटिंग किया होगा और पूरा गायब हो गया था मैं। मुझे कुछ भी नहीं समझा, एक ABCD नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। बस दिखावा करने के लिए मैं आता था, मिसेस को लेके आता था। जैसे झूठी शान के परिंदे बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं, ऐसी मेरी धारणा थी उस समय। और बाज इतनी बड़ी ऊंची उड़ान मारता है, फिर भी उसकी आवाज नहीं आती, ये धारणा थी, ये मेरी मानसिकता थी, ये मेरा नेचर बन गया था। यानी इगोइस्टिक आदमी था मैं, खतरनाक ईगो था मेरा। मेरा काम धंधा भी है, मैं गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टरशिप में काम करने वाला आदमी हूँ। मैं कहाँ नम्र हूँ, मेरे अंदर में क्या ह्यूमिलिटी है, कोई नम्रता नहीं। इगोइस्टिक, एक्सट्रीम इगोइस्टिक आदमी था। लेकिन यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे समझ में आ गई कि ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ, ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरी वास्तविकता क्या है, ये मेरा घमंड मानता ही नहीं। मैं ऐसा सराबोर था घमंड के अंदर में और खुन्नस में। मेरे को रिहाब में डाला गया था, तब मेरी मिसेज 1.5 महीने के बाद में मुझे जब मिलने आई थी, तो तभी मैंने बोल दिया था, तेरा 302 या तो 307 करूंगा। बताओ क्या बिगाड़ा है साला उन्होंने, कि ये आदमी इधर में पीते पीते साला कोई रोड पे मर जाएगा, पिट जाएगा, हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, इसलिए मेरे को उन्होंने रिहाब सेंटर में डाला। मैं उसको बोल रहा हूँ 302 या 307 करूंगा तेरा। वो मुझे देखने के लिए आई। अरे कुछ तो साला प्यार होगा उसका, कि ये आदमी जिंदा रहेगा तो बाल बच्चे का परवरिश करेगा, और मैं उसको बोल रहा हूँ 307 या 302 करूंगा। क्या इंसान हूं मैं? ये स्थिति शराब ने किया, पर मैंने जिंदगी में शराब को दोष नहीं दिया, कभी नहीं। अल्कोहलिज्म मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलता था लोगों को। और मैं बोलता भी था कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट बिकॉज द रिपोर्ट इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन रिगार्डिंग टू अल्कोहलिज्म। ये मैं ऐसा बोलता था लोगों को उस जमाने में। क्या बता रहे थे, वो सब जानता हूँ मैं, तुमको क्या मालूम है मेरे बारे में, मैं क्या परेशानी में हूँ। लेकिन मेन प्रॉब्लम था मेरा अल्कोहल का, मेन प्रॉब्लम था मेरा शराब का। मान ही नहीं रहा था मैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे प्रोग्राम दिया, इस प्रोग्राम को थोड़ा थारोली लेने का प्रयास किया मैंने, बाकी कुछ नया कुछ करने का कुछ काम नहीं किया मैंने। तो एक ऐसा क्रुशियल क्रुशियल जंग
चर्चे में जा रहा था। इतना खतरनाक वो मेरा समय रहा, पहला साल भी इतना खतरनाक रहा कि सुबह कोई चाय देने वाले नहीं, कोई पानी देने वाले नहीं, काम नहीं, धंधे नहीं। जलाराम मंदिर में कभी जाना खाना खाने के लिए, शाम के टाइम में कुछ लोग पैसे इकट्ठा करके दे रहे कि दिलीप दिन में तो खाना है, खाता ही नहीं तो कम से कम शाम को तो भी खाना खा। तो 10-10, 20-20 रुपए वो कलेक्शन करके भी देते थे। क्या जिंदगी जी रहा था मैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मालूम था कि आदमी इधर में ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन दोस्तों, टाइम टू टाइम ओल्ड टाइमर की मदद मैंने मेरी जिंदगी के 2-3 लोगों को मेरे आदर्श मान लिया अल्कोहलिक एनोनिमस में। एक अच्छे दिखते थे, उम्र काफी थी, जैसे जीवन भाई है, सुशील भाई है, मदन भाई है, मेरी जिंदगी के रोल मॉडल बना दिया था। शेषराज भाई यहाँ है, शेषराज भाई ने मुझे मेरे लिए बहुत प्रयास किया शुरू से ही। टाइम टू टाइम फोन करते थे, टाइम टू टाइम मुझे इधर कई नए नए जगह मीटिंग में लेके जाते थे, कैरिंग द मैसेज, पीआई वर्क लेके जाते थे। मुझे भी मतलब उस समय वो मेरी मानसिकता इतनी विकृत थी, अगर मैं अकेला रहा तो मैं अपने ही सेल्फ सेंटर में जाता था। मेरी अलग ही आपाधापी चालू होती थी, ऐसे चुपचाप बैठना, कोने काने में बैठना, फिर वही सोचना साला यार सब कुछ तो चला गया, सब कुछ तबाह हो गया, आएगा कि नहीं आएगा, परिवार आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऐसे अपने उजड़ बुन में रहता था मैं। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोग्राम मिला, सही में एक मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनर्स के पूरे प्रोग्राम में है। बल्कि 12 कदम में बोलूंगा मैं, ये प्रोग्राम में जीने लगा। ये प्रोग्राम आप लोगों ने समझा, मुझे बोलने से काम नहीं होगा, जीना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये सिद्धांत, कल्पना, परिकल्पना थ्योरी नहीं हो सकती है, ये तुमको जीना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे समझाया, ये प्रोग्राम जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकली अपने जिंदगी में स्टेप वर्क और स्टेप्स को लागू किया, और मुझे लगा कि ये भला ही मेरे लिए सजेस्टिव बताया गया है यहाँ पे, लेकिन उसको कुछ हद तक मैंडेटरी करना चाहिए, कुछ हद तक उसको एडमिट करना चाहिए। इस चीज को मैंने एक खूंगाट बांधा, और आज देखता हूँ दोस्तों कि पहले की जो मेरी लाइफ थी, यानी चारों तरफ घना कोरा अंधेरा, 5 साल, मुझे मैं 5 घंटे शराब से नहीं रहने वाला इंसान, 4 घंटे ने, मैंने पहले बताया मेरा वो शाम का, दोपहर का और सुबह का मामला ही नहीं रहा। फिर खाना बंद, केवल 2 बजे की 3 बजे रात को पैटिया उठ के अकेला कुत्तों के बीच में जाना, ये इस टाइप की मेरी जर्नी चालू हो गई थी। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका मुझे कोई मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं मुझे। ये केवल ये चलते गया है, और मेरी मानसिकता में विकृति आना चालू हो गया। पूरी मेरी मेंटेलिटी भ्रष्ट हो चुकी थी, मेरी स्कल ने काम बंद कर दिया। लेकिन साथियों, आप लोगों का जो साथ मिला, बड़ा अच्छा सुंदर साथ मिला, सब लोग मदद करने लगे शुरू में, आज भी मदद करते हैं। और एक झंझावात मेरी जिंदगी में चालू हो गया, जो कभी सोचता नहीं था कि ऐसी जिंदगी मिल सकती है। मैंने कल भी बोला कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ जिंदगी में नहीं है। सब लोगों ने कमाया, मैंने भी जम के पैसा कमाया। मेरी बहुत कम उम्र थी उस समय, मैंने 15 साल पहले बहुत पैसा कमाया, लेकिन रुपया नहीं रहा, बल्कि मैं भीख मांग रहा था। इसलिए बोला गया कि भौतिकता या आध्यात्मिकता से दूर करती है, मटेरियलिज्म कीप्स अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। ये चीज आप लोगों ने समझाया मुझे। आज जितना भी टाइम मिलता है, फेलोशिप में रहता हूँ, जितना भी टाइम रहता है, कुछ ना कुछ किसी के ट्रेल स्टेपिंग, पीआई वर्क, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। जो भी टाइम मिलता, मैं फिर नागपुर में रहूँ या उधर मेरे साइडों पर रहूँ, ये बड़ा अच्छा एक काम मिल गया मुझे, मैं बोलूंगा काम मिल। सुशील भाई ने 4-5 दिन पहले ही बोला था मेरे को, तुमको बड़ा अच्छा काम मिल गया बोले उधर। कौन सा? नहीं मालूम पड़ा बोले मेरे को, सब सब मालूम पड़ा बोले, आज की बात है, पता चल गया बोले कितने लोग आए थे, बड़ा अच्छा काम मिला बोले तुमको। तो दोस्तों, ये कहाँ से, ये केवल आप लोगों को सुना मैंने, और फिर अपनी ईमानदारी, थोड़ी अपनी ईमानदारी, प्रोग्राम ईमानदारी का है, और ये सारी चीजें करते रहा दोस्तों। आज आभार मानने का दिन है, मैं आपका ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, आभार मानता हूँ मैं आप लोगों का सभी का, खास तौर से मेरे स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर, और
कल जो मेरे बर्थडे में जो आए थे कुछ लोग अभी भी मुझे दिख रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विजय भाव आपने मुझे जो मौका दिया, और चेयरमैन साहब ने आपने जो आज मुझे मेरे अनुभव कथन के लिए जो मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।